हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का अंतिम चैप्टर कर रहे थे, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 कर चुके थे। चैप्टर नंबर 12 से करना था। जो सबसे बड़ा और सबसे लास्ट चैप्टर है वो यही है, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन देखो, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे पीसीएस हो, आरओ हो, ठीक है, आरओ हो या एलटी ग्रेड हो या पेट हो या एसएससी हो या कोई भी लेक्चरर का हो, किस बीईओ का, किसी भी लेवल का पेपर हो, उस हर सिलेबस में, उसके हर सिलेबस में माने क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन का उल्लेख बाकायदा सिलेबस में रहता है। अर्थात यह मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सब्जेक्ट टॉपिक है, यह चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और अंतिम चैप्टर है। इसे आप रिलैक्स मोड में बिल्कुल पढ़ेंगे। एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कहता हूँ पढ़ने के लिए, अगर उस माइंडसेट से पढ़ेंगे तभी तो आप बेहतर पढ़ पाएंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि किस तरीके का कंटेंट है। थोड़ा सा आप जो है 20 सेकंड लगेगा, एक नज़र देख लीजिए, जिससे आपका माइंडसेट थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, कि कैसा कंटेंट मैं आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो ये देखिए, इस तरीके से कंटेंट मैं आपके लिए पूरा एकदम बहुत अच्छी समरी, जो मुझे नॉलेज है, ठीक है, पीसीएस आरओ क्वालिफाई करने के आधार पर, उनके आधार पर मैं बहुत अच्छे से कैसे मेंस का दृष्टिकोण अपनाते हुए प्री का कंटेंट लिखता हूँ, जिससे आपको थोड़ा रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा मिले, जिससे आप यूनिक क्लासेस के नोट्स पढ़ें तो लगे कि हाँ यूनिक जगह पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखो, ये आप देखो, इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा बहुत अच्छे से एकदम सारी क्रीम किताब की निकाल करके आपको इस तरीके से एक बेहतरीन वेल फॉर्मेट में दे देंगे दिया है। और ये फ्री ऑफ कास्ट टेलीग्राम पर जा रहा है, तो आप जुड़ करके इसे प्रिंट ले सकते हैं। तो ये देखते जाइए कि किस तरीके के कंटेंट को मैंने लिखा है, वो किसी भी टॉपिक का हो, ठीक है। ये टोटल देख रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से ये देखिए किस तरीके के फ्लो चार्ट में आपको बना करके लिखा हूँ। इसलिए आपको कह रहा हूँ देखने के लिए, ताकि आपको क्या है, देख करके एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से बंदे ने इसको कंप्लीट किया है, कि हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्या सही तरीके से पढ़ाया जा सकता है या कि नहीं। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट में बाय हैंड देखो लिख करके आपके लिए दिया हूँ, ठीक है। बस आप केवल रटते जाना, एक बार पढ़ करके पीडीएफ लेकर के इसे क्या कर दीजिएगा, पढ़ जाइएगा। तो ये देख रहे हैं किस तरीके से यूनिक पॉइंट को मैंने एक जगह समेट दिया है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये असहयोग आंदोलन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल कर दिया, हर एक टॉपिक के बारे में, चाहे साम्यवादी, ये देखो ये साम्यवादी विचार धाराओं के से प्रेरित जो आंदोलन थे या केस थे, उससे संबंधित फ्लो चार्ट है, ठीक है। तो देखो सभी के बहुत अच्छे से मैंने फ्लो चार्ट तैयार करके आपको लिख करके कंटेंट दे रहा हूँ। आपको चाहिए क्या, बस टेलीग्राम पर जुड़ करके आप उसे ले करके क्या है, रट डालिए, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस के साथ आप पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा लेंदी चैप्टर है। तो जहाँ तक हो पाएगा 1-1.5 घंटे में, वहाँ तक हम लोग आज कर लेंगे, बाकी कल कर लेंगे। तो पहला टॉपिक देखिएगा, मतलब चैप्टर नंबर 12 का क्या है, टॉपिक का नाम तो राष्ट्रीय आंदोलन है। कौन पढ़ा रहा है आप जानते हैं, किस लेवल की पढ़ाई करानी है। हम आपको बार बार कहते हैं कि हम आयोग के स्तर के सवाल ही मतलब उसको दृष्टि में रख करके पढ़ाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप एज ए ऑफिसर पढ़िए, ठीक। तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला हिस्सा होगा पहले उसे पढ़ेंगे, फिर दूसरा हिस्सा दूसरा, लेकिन टोटल 1885 से लेकर 1947 के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसकी पृष्ठभूमि देख लें कि राष्ट्रीय आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि है। तो हम लोग एक देखें तो एक ब्रिटिश शासन के पूर्व जो भारत की स्थिति थी, वो माने काफ़ी समृद्ध थी। कैसी थी, काफ़ी समृद्ध थी, ठीक है। और वहीं पर क्या है, ब्रिटिश शासन के दौरान जो इनकी शोषणकारी नीतियाँ रहीं, जैसे जैसे महलवाड़ी रैयतवाड़ी ये सब हो गई, सेना की भर्ती से संबंधित हो गया, ठीक है, या इनको यहाँ पर ईसाई मिशनरी का आना, या हमारा मतलब राजस्व संबंधी शोषण, व्यापार संबंधी शोषण, इस धार्मिक हस्तक्षेप, ये सभी जो इनकी नीतियाँ थीं, ठीक है, उन सभी के कारण तो भारत की पहले की समृद्धि जो समाप्त हो गई, उसका जो मन में, भारतीयों के मन में विद्रोह हुआ वो।
और शोषणकारी नीतियों का, तो इन सब का परिणाम क्या हुआ? व्यापक असंतोष, व्यापक असंतोष भारतीयों में पैदा हुआ, जिसका परिणाम राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देखने को मिलेगा। ये बैकग्राउंड के रूप में पढ़ते हैं, जिससे आप क्या है एक बेहतर एग्जाम क्वालिफाई कर सके आयोग लेवल का, इसीलिए इसे पढ़ाना ज़रूरी है। वनडे होता तो बस यहाँ शुरू करते कि 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस की स्थापना होगी, बस इतना समझ गए। लेकिन यूनिक पे यूनिक ही कंटेंट मिलेंगे, चाहे वो मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े लिख करके देने का, ठीक है। इतना अच्छा नोट्स आप जब किसी से भी फ्री ऑफ कास्ट इस तरीके का नोट्स अगर कोई हैंड रिटन लिख करके दिया हो तो आप मुझे बताना। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसका स्थान की बात करें तो मुंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ये सब फैक्ट पूछे जाते हैं। इसका संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम, जो एक अंग्रेज आईसीएस अधिकारी है, आज के आईएएस अधिकारी के जैसा। प्रारंभिक अगर इसका नाम देखा जाए किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसका नाम था पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, ये बहुत आता है पेपर में, दादा भाई नौरोजी के सुझाव में बाद में इसका नाम क्या हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज भी क्या है, जिंदा है। अगर इसके स्थापना के समय वायसराय की बात पूछा जाए तो कौन था? तो डफर आदमी था, लॉर्ड डफरिन। कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। अगर कांग्रेस से संबंधित, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित कुछ अन्य फैक्ट या यूनिक फैक्ट की बात कर लें तो उसमें क्या है कि इसकी प्रथम बैठक में अधिकतर लोग कौन थे? तो वकील थे। ये सब पीसीएस के आयोग के स्तर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें स्टेटमेंट भी आते हैं, तो उनमें यही सब आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद भी की जाती है आपसे कि प्रथम बैठक में सर्वाधिक क्या थे? वकील थे। और इसी से आपको ये पता चलेगा कि इसकी आलोचना भी आप कर सकते हैं कि यह जन सामान्य की, प्रारंभ में यह जन सामान्य की पार्टी मतलब संस्था न होकर के क्या थी? अभिजात्य वर्ग के कुछ या सीमित लोगों की या बड़े लोगों के या शिक्षित लोगों मात्र तक ही इसका विस्तार था। तो क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ना, पहली बैठक में क्या है? वकील थे। कुल 72 सदस्यों ने पहली बैठक में भाग लिया था। ये वनडे में पूछा गया सवाल है। सर्वाधिक सदस्य अगर देखा जाए तो कहाँ से थे? तो बम्बई से कुल 38 सदस्य। कुल 38 सदस्य मत याद रखना, लेकिन ये पता होना चाहिए बम्बई से थे। अच्छा, इसकी प्रथम बैठक भी कहाँ हुई है? बम्बई में। तो कहाँ के लोग ज़्यादा आएंगे? बम्बई में ही, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये समझ केवल डेवलप करनी है, हर चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी। आप बेहतर पढ़ सकते हैं हमारे साथ। अध्यक्ष की बात करें तो WC बनर्जी थे, और सचिव कौन था? वही A.O. ह्यूम ICS अधिकारी, जिसके नेतृत्व में बना है। स्थापना या प्रथम बैठक में अगर कहें तो जो पेपर में फैक्ट में आता है वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो इसमें भाग नहीं लिए थे। और मैं आपको बहुत अच्छे से बताया था कि यही 1885 में ही, 1885 दिसंबर के पहले क्या है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, ठीक है, IA बनर्जी साहब आनंद ले, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद साहब ने क्या बनाया था? कौन सी संस्था बनाई थी? इंडियन एसोसिएशन। इसी के द्वारा क्या है, वार्षिक इसी का अधिवेशन हुआ था, 1885 में कराया गया था, और उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी बिजी थे, इसीलिए क्या है, इसकी बैठक, प्रथम बैठक में भाग नहीं ले पाए थे। वहाँ मैं पढ़ाया था, वही चीज़ यहाँ लिंक कर दिया हूँ। अभी इसके ठीक चैप्टर के पहले 11 नंबर में पढ़ाया था। सर सैयद अहमद खां कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहते हुए भी कभी वो इसके अध्यक्ष नहीं रहे, जिनकी 1 अगस्त 1920 को मृत्यु होती है, 1856 में जन्म। तो इस तरीके से हम लोगों को फैक्ट, इससे संबंधित अन्य फैक्ट थे, ये भी रट लिए। देखो, रिलैक्स मोड में आप पढ़ेंगे, जितना धैर्य और पेशेंस से पढ़ेंगे उतना ही बेहतर पढ़ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना संबंधित विवाद या मत या सिद्धांत कुछ दिए गए, वो क्या क्या थे? बहुत अच्छे सवाल यहाँ से आते हैं, आप समझ भी जाएंगे। देखो, पहला आप यहाँ पर देखो, लाला लाजपत राय ने अपनी किताब यंग इंडिया, इसका मतलब यंग इंडिया किसने लिखी है? लाला लाजपत राय की भी है,
लाला लाजपत राय की भी है, ये नहीं कि केवल गांधी जी की है। तो यंग इंडिया किसने लिखा? लाला लाजपत राय ने भी लिखी है। और उन्होंने अपने यंग इंडिया पुस्तक के जो लेख है उस लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहते हैं, क्योंकि लॉर्ड डफर ही क्या था उस समय का वायसराय था। क्या था? वायसराय था। तो कहते हैं कि ये उसी का क्या है, उसके दिमाग की उपज थी। और इन्होंने उसी अपने यंग इंडिया पुस्तक में ही सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत भी कांग्रेस को अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया या सेफ्टी वाल्व कहा। ठीक है, क्या इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इनका कहना था कि यह एक क्या है, सेफ्टी वाल्व है कि ज़रूरत पड़े तो इसे क्या है, इससे बुरे हालात में इससे निकासी की जा सके, है ना। जैसे दुर्घटना से बचने के लिए क्या है, सेफ्टी वाल्व बनाए जाते हैं, वैसे ही क्या है कि भारतीयों का जो विद्रोह की जो भावना हो, अगर वो उमड़ती है तो इसी कांग्रेस के मंच पर आकर के क्या हो जाए, मुखर होकर के बाहर आ जाए, ताकि बड़े हादसे ना हो सके। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इस कांग्रेस को क्या कहा, सेफ्टी वाल्व कहा। किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस को डफरिंग के दिमाग की उपज किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। किसमें कहा? यंग इंडिया में। ये बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हैं जिनको मैं आपको सहायता से डिलीवर कर रहा हूँ। आपको याद करना है PDF लेकर के टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक तो आप जानते ही, पूरा चैनल में है ही है। कुछ देखिए, कुछ आरंभिक नेताओं ने A.O. ह्यूम का तड़ित चालक लाइटनिंग अरेस्टर कहा। कांग्रेस को क्या कहा? जो कुछ आरंभिक नेताओं ने कांग्रेस के गठन को क्या कहा कि यह A.O. ह्यूम का क्या है, तड़ित चालक या लाइटनिंग अरेस्टर की तरह काम करता है। लाइटनिंग अरेस्टर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे क्या है, ऐसे त्रिशूल बनाया जाता है मेटल का, और वो ला करके क्या किया जाता है, जमीन में ग्राउंड किया जाता है। यही है तड़ित चालक, यही है लाइटनिंग अरेस्टर, कि जो भी वज्रपात होगा बिजली का, माने जो भी आकाशीय बिजली गिरेगी, वो क्या है, इसके माध्यम से जो बिल्डिंग है उस पर प्रभाव न पड़ के ये कहाँ आ जाएगी, ग्राउंड में आ जाएगी। तो बिजली का प्रभाव उस बिल्डिंग या उस बिल्डिंग से संबंधित लोगों पर नहीं पड़ेगा, आपका बिल्डिंग क्या है, बचा रह जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अंग्रेज क्या है, अंग्रेजों ने कांग्रेस को बना करके लाइटनिंग अरेस्टर के रूप में यूज किया कि भारतीयों का जो गुस्सा असंतोष है वो ग्राउंड हो जाए नीचे, और हम लोग सेफ बचे रहें, ऐसी अवधारणा थी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है ये है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। यह स्टेटमेंट किसी ने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने कहा? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे थे। चटर्जी जी ने कहा। हम तो याद किए हैं कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे थे। तो पदों के भूखे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चाटुकारिता करते हैं। क्या करते हैं? अपने पद पर बने रहने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चाटुकारिता करते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही यह कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया था, सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसी ने कहा? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा। सर सैयद अहमद खान ऐसे स्टेटमेंट देगा और आपसे पूछा जाएगा। और आप जानते हो कि आयोग के स्तर में स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर में आप उठा करके देख लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेटमेंट को एटेटीज पूछा था। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, ऐसा कहते हुए आलोचना किसी ने किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त। हम कैसे याद किए हैं? हम कहे हैं कि दत्त कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, दत्त कांग्रेस 3 दिन का तमाशा मात्र है, तो याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला स्टेटमेंट क्या है, वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या बहुत सूक्ष्म है, ऐसा किसी ने कहा? डफरिन। क्यों कहा? क्योंकि पहली बैठक में इतने बड़े देश में महज 72 लोग उपस्थित हुए जब कांग्रेस की बैठक में बम्बई में गोकुल दास तेजपाल विश्वविद्यालय मतलब विद्यालय में, तब वो देखता है तो कहता है क्या कि यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का
प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। किसी ने कहा? डफरिन ने। तो यहाँ पर आपने इतनी स्टेटमेंट जो पढ़े हैं वो एक से बढ़ के एक हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, और ख़ास करके ये बात तब आपको समझ में आएगी जब आप पीसीएस, आरओ, एलटी ग्रेड या बीईओ या जो ग्रेजुएट लेवल के पेपर हैं, जो ग्रेजुएट लेवल के पेपर आयोग के होते हैं या जिसके भी हैं ग्रेजुएट लेवल के जो पेपर होते हैं जिनका स्तर बेहतरीन होता है, उसको अगर आप पढ़ते हैं, पढ़े होंगे, दिए होंगे, क्वालिफाई होंगे, तब आप इसकी वैल्यू समझ पाएंगे इस पॉइंट के। तो जितने भी हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको आप विश्वास मान करके कर लीजिएगा। मैं बैक टू बैक 2020 से जो 7 बार आयोग के प्री क्वालिफाई किया हूँ, मेंस दिया हूँ, 6 मेंस हो चुके हैं, जैसे 4 आरओ के और 4 पीसीएस के 2 आरओ के, इस बार आप आरओ आपके साथ फिर लिख रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये जो मेरे पास छोटा सा अनुभव है बैक टू बैक लगातार क्वालिफाई करने का, उससे ही उसी नॉलेज को मैं समराइज करके आपको दे रहा हूँ। जो पहली बार है ये उनको बता रहा हूँ, बाकी आप बोर मत होना कि अरे यार ये इतना बताता है, ठीक है। बस बैकग्राउंड के लिए आपको बोलता हूँ ताकि आप में वो विश्वास हो सके, क्योंकि बाद में विश्वास होगा तब तक समय बहुत चला जाता है यार। आगे देखिएगा इसमें क्या है, कांग्रेस अपनी और क्या कथन है कांग्रेस के संदर्भ में, वो देखिए। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। यह स्टेटमेंट किसी ने कहा था, ठीक है, यह स्टेटमेंट किसी ने कहा था। देखो मैंने स्टेटमेंट का यहाँ पर लिखा है, नहीं लिखा है, करजन। किसी ने कहा था? करजन, जो 1899 से 1905 तक क्या रहेगा, वैसा रहे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अंतिम समय तक ये क्या है, शांतिपूर्ण मर सके, इस ऐसी बात कौन कह रहा है? लॉर्ड कर्जन कह रहा है, ठीक। अगला देखिए, कह रहा है स्टेटमेंट इसके संदर्भ में, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। यह स्टेटमेंट कांग्रेस के लिए किसी ने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। क्यों कहा था? क्योंकि कांग्रेस का पूरे साल भर में एक बार दिसंबर में क्या होता था, एक बार दिसंबर में बैठक होती थी। तो वही कह रहे हैं कि अगर बरसाती मेढक जैसे एक बार बारिश के समय निकलते हैं, ऐसा करें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कौन कहता है? बाल गंगाधर तिलक। अगला देखिएगा, एक स्टेटमेंट ये है कि लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को क्या कहा था? राष्ट्रद्रोहियों की संख्या। तो 2 स्टेटमेंट इसने कहा, एक अल्पसंख्यकों की संख्या, अल्पसंख्यक वर्गों की संस्था कहा था, और दूसरा राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर कांग्रेस को कहा रहा था लॉर्ड डफरिन ने। अब राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण, आप बैकग्राउंड देख लिए, कांग्रेस का गठन हो गया, कांग्रेस के गठन को लेकर के कितनी आलोचनाएं हुई हैं वो देख लिए। अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। प्रथम चरण की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण है वो 1885 से 1905 के बीच में माना जाता है। अब 1885 से कांग्रेस के गठन से 1905 तक उदारवादियों का वर्चस्व था। क्या कहलाया? उदारवादियों का वर्चस्व होने से इसी को कहा गया उदारवादी चरण। अर्थात इस समय जो सक्रिय रूप से नेता काम कर रहे थे वो कैसे प्रकृति के थे? उदारवादी थे। तो इसी को कहा गया उदारवादी चरण। तो पहला चरण उदारवादी, उसके बाद उग्रवादी होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, उदारवादी या नरमपंथी कहलाए कौन? जो 1885 से 1905 के बीच में उदारवादियों का वर्चस्व रहा, उसे कहा गया। प्रमुख नेता जो पेपर में उदारवादियों के संदर्भ में प्री मेंस दोनों में लिखने को आता है, तो दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, मदन मोहन मालवीय थे, WC बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि लोग थे। इससे जो किससे हैं? नरम दल से हैं, नरम दल से। अभी लाल बाल पाल पढ़ेंगे गरम दल से। आगे देखिएगा, उदारवादियों की कार्यप्रणाली। उदारवादियों की कार्यप्रणाली, देखो ये कार्यप्रणाली नहीं आएगा, लेकिन आपको क्या है, एक आयोग के स्तर का किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ आपने पढ़ा उदारवादी चरण क्या होता है, उसके प्रमुख नेता क्या होते हैं, और उदारवादियों की कार्यप्रणाली क्या थी। तो उदारवादियों की कार्यप्रणाली कैसी थी? अनुनय विनय की, प्रतिवेदन की, भाषण देने की, सार्वजनिक स्थल पर भाषण दे करके उनसे रिक्वेस्ट करने की, कुछ लेख पत्र लिख करके भेजने की कि तुम लोग मेरी बातें सुनो या हम लोगों के भारतीयों के बारे में भी सोचो। बहुत नॉर्मल तरीके से, ये नहीं कि भारत देश किसका है,
जैसे ये नहीं कह रहे थे कि भारत मेरा है, जैसे भारत हमारा है तो यह हमारा हक है, न कि तुमसे रिक्वेस्ट करें। हक को हक की तरह माना जाता है, रिक्वेस्ट नहीं किया जाता है। जैसे कहते हैं ना, जहाँ वाकई में प्यार है वहाँ हक से कहा जाता है, वहाँ रिक्वेस्ट नहीं करते, सॉरी सॉरी ऐसा नहीं करते। तो इस तरीके से क्या है, तो आप देखेंगे तो उदारवादियों की जो कार्यप्रणाली है तो इस तरीके की थी। इसी से आप अंतर भी डिस्क्रिमिनेशन भी कर पाएंगे उदारवादी और उग्रवादियों में, ठीक है। आगे देखिएगा, उदाहरण, अगर उदाहरण की बात करें कि किस तरीके से इनकी कार्यप्रणाली थी, तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट है और पेपर में आने वाले सवाल हैं उनको लिख दिया हूँ कि दादा भाई नौरोजी ने, जैसे उदारवादियों में दादा भाई नौरोजी का नाम था, तो उनके कार्य देखें कि उन्होंने ब्रिटेन में 1887 में भारतीय सुधार समिति की अध्यक्षता की। कब? 1887 में। किसकी? भारतीय सुधार समिति की। कहाँ? ब्रिटेन में। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। इस तरीके से आपको पढ़ना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर मॉडर्न हिस्ट्री में मतलब सभी हिस्ट्री में सबसे डीप जो सवाल बनते हैं, जो सबसे डीप क्वेश्चंस बनते हैं, वो किसके बनते हैं? वो बनते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, डेट बहुत इम्पोर्टेंट, हिस्ट्री में अच्छा डेट बहुत मायने रखती है, तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके एक एक की पॉइंट आपको रटने पड़ेंगे, तब आप बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो क्या है, कहेंगे पढ़ के तो गया था लेकिन आया फंसा कुछ नहीं, ठीक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन में 1887 में भारतीय सुधार समिति इसका नाम है, इसका अध्यक्षता की। और इसका मूल उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजों को, माने ब्रिटेन में अंग्रेजों को भारत में होने वाली घटनाओं या अंग्रेजों की जो कार्यप्रणाली है उसको वहाँ के लोगों को जागरूक करना, ताकि वहाँ के लोग क्या है, हम तो दबाव नहीं दे पाते हैं, वो लोग कहें कि यार तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तो एक तरीके से मोरल प्रेशर पड़े। और देखिए उदाहरण में क्या है, लंदन में ही 1889 में 1889 में, सच कहें तो क्या ही मैं आपको बताऊं, चलिए एक्चुअली आज जो है बहुत, मुझे 8:30 बजे ड्यूटी से आया हूँ, लेकिन आज एक लोगों ने कमेंट किया था, उनका नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है, आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा था कि मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट, मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर डालो भाई। तो मुझे लगा कि यार मतलब कोई वेट कर रहा है, तो मैं वहाँ से आने के बावजूद, लिखा तो था, मैं आपको बताया था, गया हूँ सीधे जो है जा कर के लाइब्रेरी गया, वो PDF बनाया, फिर ला करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपने अगर उम्मीद किया है तो, और मैं कहा भी हूँ तो मैं विद इन टाइम करता हूँ, ये आप जानते हो कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि ना करूँ। लेकिन फिर भी अगर आपने एक्सपेक्ट किया तो और वेट किया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हाँ, जब भी कंटेंट आपको दूंगा तो आप बेहतरीन दूंगा, जैसे आप देख पा रहे हैं। लंदन में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया 1889 में लंदन में बनी, जो कांग्रेस के समर्थन हेतु थी। इसके सचिव कौन थे? विलियम डिग्वी। इस संस्था ने लंदन में 1890 में इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसका मूल उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस का समर्थन करना लंदन में, कांग्रेस का समर्थन करना लंदन में। अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे? विलियम डिग्वी। और अगर देखा जाए तो इन्होंने, माने किसने, उदारवादियों ने धर्मनिरपेक्षता पर काफ़ी बल दिया, ठीक है। जैसे आप धर्मनिरपेक्षता कैसे आप समझेंगे कि कांग्रेस में रहने वाले जो उदारवादी थे उनकी मानसिकता सभी धर्मों के सर्वधर्म समभाव पर थी, कैसे आप समझेंगे? जैसे दादा भाई नौरोजी ने 1886 में क्या है, कांग्रेस की अध्यक्षता थी, वो क्या थे? पारसी थे, प्रथम पारसी थे। और बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता की, वो कौन क्या थे? मुस्लिम थे। और ऐसे ही जॉर्ज यूले ने 1888 में अध्यक्षता की कांग्रेस की, वो क्या थे? ईसाई थे। बाकी हिंदू तो की। तो इससे पता चलता है। और ये वाला सवाल आप देखो, मुस्लिम वाला, ये वाला बदरुद्दीन तैयब जी वाला, कुछ याद आया? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, आप थोड़ा सा डालो। RO ARO का पेपर आप लोग देखे होंगे,
तो ये RO का 2025 का जो सवाल आया है उसमें 2 स्टेटमेंट पूछा था। ए जो पहला जो स्टेटमेंट था उसमें यही था, इलाहाबाद में हुई 1887, ठीक है, नहीं इलाहाबाद में नहीं, तो यही पूछा था कि 1987 के कांग्रेस फलाना अधिवेशन में, वो मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, आई थिंक मद्रास है क्या, कि उसमें बदरुद्दीन तैयब जी ने क्या है अध्यक्षता की थी, पहला स्टेटमेंट। तो इस तरीके के सवाल आते हैं, मैं ये बताना मेरा मतलब मोटिव है। तो आप देखो, तो यहाँ पर आपने देखा कांग्रेस के में उदारवादियों का कैसा चरण रहा है, ठीक है। तो अब उदारवादियों की क्या मांगे थी, ठीक है, अब मांगे तो आएंगी नहीं, लेकिन आपको बस ग्रिप बनी रहे, आप बेहतर पढ़ पा रहे हो, चाहे जिसका भी लेवल का दें। तो उदारवादियों की मांग क्या थी, वो ये चाहते थे कि भारत में सिविल सेवा का क्या किया जाए, भारतीकरण, माने जो अंग्रेज सिविल सेवा सर्वेंट बनते हैं, IAS बनते हैं, वहाँ ICS कहा जाता था, वो भारतीय को भी मिले, और विधानसभाओं का क्या कर दिया जाए, विस्तार किया जाए, जिसमें भारतीय भी हों। प्राथमिक शिक्षा और तकनीकी तथा उच्च शिक्षा का क्या किया जाए, प्रसार किया जाए। ब्रिटिश शासन के अंदर रहते हुए स्वशासन की इन्होंने क्या की, मांग किया। जो उग्रवादी बिल्कुल इसके क्या हो जाएंगे, खिलाफ हो जाएंगे, हम लोग देखेंगे। जो लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या हो जाएगा, पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी, स्वशासन जैसे की बात नहीं की जाएगी। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की ये लोग मांग कर रहे थे, ठीक। आगे देखिए, उदारवादियों की क्या सीमाएं रही, मानी तो ये है कि आपने देखा कि 72 लोग या केवल वकील और पढ़े लिखे लोगों का ही समूह था, तो वही है। इसी तरीके की यह उदारवादी जो थे वो आम जनता तक अपनी पहुंच सुनिश्चित नहीं कर पाए, ठीक है। और मतों में आपस में जो भी उदारवादी थे उनमें भी मतों का क्या था, मतों का आपस में विरोधाभास था। जैसे कुछ लोग देशभक्ति को मानते थे तो कुछ लोग राजभक्ति को। देशभक्ति को जो मानते थे वो अपने अधिकारों को हक के रूप में मानते थे, राजभक्ति के रूप में जो मानते थे वो गिड़गिड़ाते थे, ठीक है। इस तरीके से अंग्रेज न्यायप्रियता में अगाध विश्वास रखते थे ये लोग, कि ये लोग मांगते नहीं थे। अभी हम लोगों ने कहा कि ये लोग पत्र के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, लेख के माध्यम से, इत्यादि के माध्यम से क्या है, बहुत प्यार से मांग करते थे कि ये हम भारतीयों को मिलना चाहिए, ठीक है। तो वही क्या है, ये अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर अगाध विश्वास था इन्हें। परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीतियों में परिवर्तन करने में ये क्या थे, उदारवादी असफल थे। और यही कारण है, परिस्थिति के अनुसार ये अनुकूल नहीं हो पाते हैं। तभी 1905 का जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन जहाँ उदारवादी केवल और केवल इस आंदोलन को, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को केवल और केवल बंगाल में चलाने की बात कहते हैं कि अन्य जगह चलाने से अंग्रेज़ों को दिक्कत आएगी, ठीक है। वहीं पर उग्रवादी जो थे, हे प्रभु, थकान की वजह से जो है इतना 90 किलोमीटर बाइक चला गया हो तो हालत बिगड़ जाती है। इस तरीके से क्या है कि उग्रवादी वहीं पर क्या है, उसी आंदोलन को क्या है, पूरे भारत में फैलाने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये उदारवादी क्या है, केवल बंगाल में। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इनमें क्या है, समय के अनुसार उदारवादी उग्रवादी के विचारों को समझ नहीं पाया, समाहित नहीं कर पाया, खुद में परिवर्तन नहीं कर पाए, इसीलिए इनका क्या हो जाएगा, पतन। कोई भी समाज क्या है, आप जानते हो कि जो परिवर्तनशील नहीं होता है, जो समय के साथ अपने आप को ढालता नहीं, उसका एक न एक दिन क्या है, जनाजा निकल ही जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, तो 1905 से लेकर के 1919 को क्या कहते हैं, द्वितीय चरण कहते हैं। अब इसे क्या कहते हैं, उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक था। इसके प्रमुख नेता कौन थे, उदारवादियों की तरह आप देख लो, लाल बाल पाल हम लोग जानते हैं, अरविंद घोष एक और जोड़ लीजिएगा, ठीक है। जहाँ आसान है तो उसे क्यों टाइम जाया करें हम। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या है, उग्रवाद के उद्भव के पीछे उत्तरदायी क्या कारक थे। इसका मतलब क्या है कि जो नरम पंथी थे सब उन्हीं की तरह क्यों अनुसरण नहीं किए, गर्म पंथी की तरफ विचार क्यों रखे, या गर्म पंथ विचार का उद्भव क्यों हुआ, ठीक है। उसमें एक कारण क्या था, एक तो भारतीय कारण था और एक अंग्रेजी कारण। देखो, मैं आपको बेहतर पढ़ाने के लिए किताब में ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ठीक है, सब एक ही में समेटा रहता है, लेकिन हम उसे फिल्टर करके इस तरीके से मीन्स के अपने अनुभव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए,
कैसे परोसा जाना चाहिए, एक बेहतर तरीके से आप जो है उसे एक्सेप्ट करें और रट जाएं। इसलिए जो है इसे मैंने 2 पार्ट में बांट दिया कि भारतीय कारण क्या था। भारतीय कारण ये था उग्रवाद के जन्म होने का कि उदारवादियों की जो अनुनय विनय की नीति है, अभी जो हमने देखा कि उदारवादी क्या है, बहुत आराम से मांग करते थे, लेख से हक के रूप में नहीं मांगते थे उनसे, तो वही अनुनय विनय की नीति से क्या है, उग्रवादी या गरम दल के नेता जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या है, खफा थे। तो एक कारण इस विचार के उत्पन्न होने का ये भी था। दूसरा क्या है, स्वशासन में विश्वास। जो उग्रवादी थे वो क्या है, अपने शासन में विश्वास करते थे, अंग्रेजों के शासन में नहीं, अंग्रेजों के शासन में नहीं करते थे। ठीक, तो इस तरीके से अब बताइए और क्या है यहाँ पर। अंग्रेजी कारण क्या था, अंग्रेजी कारण क्या था, देखो फैक्ट भी इसी में लिखे हैं, ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी कारण ये था कि जनता को भड़काने वाली इनकी जो नीतियां थी, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जिसे मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया, जिसे अंग्रेजी में जितने भी मैगजीन हिंदी में जो भी या अन्य देसी भाषाओं में जितनी भी मैगजीन पत्र पत्रिकाएं छपती थी उन्हें अंग्रेजी में करना अनिवार्य कर दिया गया। और ठीक है, आसानी से इसे प्रेस को जब्त करने की भी बात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में की गई। तो ये भारतीयों को क्या है, उकसाने की बात करता था या उन्हें भड़काने की बात किया। ऐसे विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, विश्वविद्यालय अधिनियम आया और जो छात्र थे उनको बलभर हड़काया, छात्रों को ये हड़काया, ठीक है ना, कुलपति के माध्यम से ये हड़काया कि अगर बंगाल विभाजन के स्वदेशी और बहिष्कार जैसे मूवमेंट अगर हों फ्यूचर में, भविष्य में हों, तो उसमें छात्र भाग न लेने पाए, नहीं तो उनको ये हड़काया कि उनकी जो है डिग्री समाप्त हो जाएगी, उन्हें रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, ये बात कही गई। आज भी कहते हैं छात्र जहाँ चलते हैं, जहाँ जवानी चलती है वहाँ राजनीति बदलती है। तो विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया, वह भी समस्या पैदा किया। बंगाल विभाजन 1905 की पूरी घटना पढ़ेंगे ही, प्राइमरली हम लोग जानते हैं। तो ये सब क्या है, भारतीयों के मन में असंतोष पैदा किया और भड़काव दिया, इसीलिए उग्रवादी विचार का उद्भव हुआ। आगे देखिएगा अंग्रेजों ने और क्या किया, शोषणकारी जो राजस्व नीतियाँ हैं, चाहे वो मालबाड़ी राजस्व रैयतबाड़ी या ठीक है और कौन सी है अस्थाई बंदोबस्त, तो ये सब शोषणकारी नीतियाँ जिम्मेदार भी नहीं। भयंकर अकाल, ठीक है, बहुत बार अकाल आया, आप देखेंगे। स्मिथ आयोग पढ़ेंगे, स्टैची आयोग पढ़ेंगे, वुड आयोग पढ़ेंगे, कैंपेबल आयोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे जितने आयोग मैं बता रहा हूँ वो अकाल से संबंधित आयोग हैं। तो बहुत बार अकाल पढ़ा। जो भारत में सबसे भयानक अकाल आया था, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे 1943 का, जिसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार इस वाले क्षेत्र में आया था। बहुत भयानक अकाल था, भारतीय इतिहास में इससे बड़ा अकाल नहीं आया कभी। नेक्स्ट देखिएगा अब, तो उग्रवादियों के विचार क्यों पैदा हुए ये समझिए। अब देख लो उग्रवादियों की विचारधारा या कार्य पद्धति कैसी थी। जैसे उदारवादी क्या है, अनुनय विनय, सार्वजनिक स्थल पर भाषण, ठीक है, इस तरीके के राजभक्ति का दृष्टिकोण रखते थे। वहीं उग्रवादी क्या है, अपना हक मानेंगे, हक के हिसाब से बात करेंगे। जैसे इनका विचार क्या था, इनका विचार ये था कि भारतीयों की मुक्ति स्वयं के प्रयत्न से होगी, अंग्रेजों की कृपा से नहीं। अर्थात जो अनुनय विनय करके उनकी कृपा पर हाथ फैलाए हैं कि वो लोग हमको बेहतर देंगे, लेकिन ये उनके विपरीत हैं। ये कहते हैं कि क्या है, हम भारतीयों के अपने स्वयं के प्रयत्न से ही हक मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, न कि अंग्रेजों की आगे हाथ फैलाने से। आगे देखिएगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। ये किसी ने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने। कब कहा था, 1916 में। कहाँ कहा था, लखनऊ अधिवेशन में। कौन इसके अध्यक्षता कर रहे थे, अंबिका मजूमदार, ठीक है, तो अंबिका चरण मजूमदार। तो देखो हर एकदम माने घोंट के रखो, मॉडर्न हिस्ट्री तो एकदम पाई छान जाओ। अब इतनी मेहनत करो भाई ना। मैं तो कहता हूँ कि यूनिक क्लासेस अगर जुड़े हो ना, ठीक है, तो यूनिक क्लासेस हमेशा इस बात का रिक्वेस्ट करता है कि जब पैर निकाल दिया तो फाइनल टच करके आओ, चाहे वो बीच में पैर गिर जाए, टूट जाए, मोच खा जाए, लेकिन रेंगते रेंगते पूरा कर जाओ, लेकिन फिनिश करके उठो। माने इतनी एनर्जी से लबालब रहो, विकल्प मत लो, ठीक है।
और यूनिक क्लासेस ये उम्मीद भी करता है कि आप यूनिक पर्सनालिटी बन के रहो। अगला देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादियों की कार्यप्रणाली को क्या कहा? राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा था, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी कहा था, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी कहा था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। किसको? उदारवादियों की कार्यप्रणाली जो अनुनय विनय पर ठीक है थी, तो उसे कहते थे भिक्षावृत्ति कर रहे हो, राजनीतिक भिक्षावृत्ति है, जबकि वो देश तुम्हारा है तो तुम अपना मान करके क्यों नहीं मांग करते हो, बल्कि ठीक है भिक्षावृत्ति कर रहे हो। तो इस तरीके की बात करते थे। तो उग्रवादियों के विचार भी आप समझते जाएं। बाल गंगाधर तिलक, देखो जो प्री में आते हैं वो भी बहुत अच्छे से लिखा हूँ, बोल भी रहा हूँ, बस ये है कि फ्लो चार्ट ऐसा है कि कहानी पूरी जुड़ी होनी चाहिए कि उग्रवादी का विचार क्यों उत्पन्न हुआ, ठीक है, उसमें भी प्री के फैक्ट हैं, और उनका विचार था क्या वो भी प्री का फैक्ट है, ठीक है। उनकी कार्यप्रणाली कैसी होगी उसकी भी बात कर लेंगे, उनकी क्या लिमिट रही वो भी बात कर लेंगे। तो प्री का हिसाब पढ़ेंगे, लेकिन मेंस के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो एक कहानी अच्छी बनेगी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा हिंदुत्व की भावना से राष्ट्रवाद हेतु गणपति महोत्सव जो 1893 में शुरू किया, और शिवाजी महोत्सव जो 1895 में प्रारंभ किया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लाठी क्लब भी स्टार्ट किया था। क्या किया था? लाठी क्लब। एक और कोई क्लब है, इनका मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, लाठी क्लब भी इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये आपको क्या है, प्री भी याद रखना है। यहाँ देखो गणपति महोत्सव कब हुआ, शिवाजी महोत्सव कब हुआ, तो इनका एकदम एग्जैक्ट डेट रटे रहो। और किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने। किस लिए शुरू किया? क्योंकि मैगजीन पर क्या कर दिए थे लोग, बैन लगा रहे थे, तो इन्होंने एक तरकीब निकाली कि जो भी महोत्सव होगा उसमें तो सब हम भारतीय इकट्ठा होंगे ही होंगे, तो वहाँ पर सूचनाएं क्या है, वहाँ पर सूचनाएं एक दूसरे को सर्कुलेट कर देंगे। तो सोचो कितना दिमाग लगा के आज़ादी दी है, और आज क्या है, कुछ भी बोलते रहते हैं लोग। उग्रवादियों की सीमाएं क्या रही? तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से अंग्रेज क्या है, एक एक करके फांसी सज़ा सुनाते गए, माने दंडित करते गए, उनका समन करते रहे। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जन सामान्य का एकीकरण नहीं हो पाया ऐसे विचारों के प्रति, तो इसीलिए इनकी सीमा क्या रही, बहुत सीमित रही। लेकिन जो भी रही वो क्या है, तब नहीं बल्कि आज भी भारतीयों के हृदय में क्या है, छप सी गई है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग देखते हैं बंगाल विभाजन। अब पढ़ो, देखो एकदम फ्लो चार्ट, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। तो देखो बंगाल विभाजन का कारण क्या था? राष्ट्रवाद की बढ़ती भावनाओं को क्या करना, कमज़ोर करना, हिंदू मुसलमान में आपस में लड़ा देना, एकता को नष्ट करना, जिससे राष्ट्रवाद की विचारधारा को कमज़ोर किया जा सके। विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को, ये डेट रटे रहना, ठीक है, 20 जुलाई 1905 को। देखो जब जुलाई में कर दिए तो अगस्त में चल कर के क्या है, हम भारतीयों ने क्या किया, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की क्या की गई, घोषणा की गई, तथा बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। तो कब किया गया? 7 अगस्त को। कहाँ किया गया? कलकत्ता के टाउन हॉल में। क्या किया गया? स्वदेशी आंदोलन घोषणा की गई तथा बहिष्कार आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। यह देखो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि RO 2025 में, RO 2025 में आप देखना A, B, C और D इस तरीके से लिख करके यहाँ लिखा है कि 20 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905 और 7 अगस्त 1905, यही ऑप्शन ऐसे लिखे हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि 20 जुलाई को अंग्रेज़ों ने क्या किया, 20 जुलाई को घोषणा किया, हमने उसका विरोध कब किया, 7 अगस्त को कलकत्ता में टाउन हॉल्स में, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब विभाजन विरोध तो हम किए, तो क्या उन्होंने विभाजन रोक दिया? नहीं, बल्कि अक्टूबर में, देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद अक्टूबर 16 1905 को विरोध के बावजूद भी बंगाल का क्या कर दिया गया, बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, एक पूर्वी और एक पश्चिमी बंगाल, ठीक। अब विरोध की बात करें तो हमने विरोध कैसे किया था 16 अक्टूबर को, तो उस दिन शोक दिवस मनाया, रक्षाबंधन
रक्षा बांधने का कार्य किया, वंदे मातरम के बल भर नारे लगाए गए, उपवास रखे गए, ठीक है। और रक्षाबंधन माने राखी बांधने की बात या राखी दिवस के रूप में घोषित किया गया, इसका सुझाव किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ये हम लोगों को रटना है, ठीक है। तो विभाजन कब हुआ ये भी समझ गए, घोषणा कब हुई ये समझ गए। अब कांग्रेस द्वारा क्या है, जब विभाजन कर ही दिया गया अक्टूबर में, तो आप जानते हो कि नवंबर दिसंबर अर्थात दिसंबर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था। तो अब आप समझ गए अक्टूबर में जब विभाजन हुआ होगा तो दिसंबर में कांग्रेस का कहीं न कहीं तो 1905 में अधिवेशन हुआ होगा। तो वही अधिवेशन कहाँ हुआ? 1905 में बनारस में हुआ। कहाँ हुआ? बनारस में हुआ यह अधिवेशन। और यहाँ पर ऐसा क्या किया गया? तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को चलाने का क्या किया गया? कांग्रेस के द्वारा अनुमोदन किया गया, ठीक है। अब बंगाल विभाजन के समय कुछ बातें जो प्री में आती हैं, तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, जो 1899 से 1905 में तक रहता है। और उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फेजर। मैं आपको लास्ट एकदम यूनिट में आपको पढ़ाऊंगा। तो 1902 में तो रैली आयोग है, 1900 देखो अब एग्जैक्ट नहीं आ रहा, 1901 या 1903 है, मुझे तो ज़्यादा लग रहा है 1903 है। वहाँ पर क्या है, 1903 में फेजर आयोग का भी गठन किया जाएगा जो पुलिस सुधार से संबंधित होगा। वह लॉर्ड कर्जन के समय ही है। तो कहने का मतलब ये है। तो बंगाल विभाजन समय क्या था वो भी आपने रट लिया। अब देखो विरोध में होने वाली गतिविधियां या आंदोलन, माने विरोध में हमने जो भी गतिविधियां रहीं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। विरोध में होने वाली गतिविधियां, ठीक। पहला देखिएगा, गरम दल के नेता स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को समूचे देश में, अभी मैंने कहा ना कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को गरम दल वाले क्या है, पूरे देश में फैलाना चाहते थे, जबकि जो उदारवादी थे वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ही, माने वेस्ट बंगाल नहीं लिखेंगे, बंगाल में ही क्या है, बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। इसीलिए क्या है 1905 के बाद आप देखेंगे 1906 तक तो चल जाएगा, 1907 में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल के रूप में हो जाएगा। इसका मूल कारण में एक कारण ये भी रहा है, ठीक है, वैचारिक मतभेद। और वैलेंटाइन सिरोल ने इसी दौरान लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का क्या कहा था, जनक कहा था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है कि और क्या गतिविधियां रहीं, तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाए गए। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये बहुत अच्छे सवाल हैं। जब आप सच में आयोग स्तर का पेपर देते हो ना, तब आपके मन से तारीफ निकल जाएगी, ये जान लो, ठीक है। और नहीं जानते हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। लोकमान्य तिलक कहाँ पर स्वदेशी और बहिष्कार मूवमेंट चलाए थे? तो बम्बई और पुणे में। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने कहाँ शुरू किया? तो पंजाब और उत्तर प्रदेश में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सैयद हैदर रजा ने कहाँ स्टार्ट किया था इस आंदोलन को, संचालित किया था? दिल्ली में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिदम्बरम पिल्ले और सुब्रमण्यम अय्यर व पी आनंद चारू ने कहाँ शुरू किया था? मद्रास में। ये नाम इनको पता होना चाहिए जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से संबंधित है, और इस तरीके से आप रट लेंगे, ठीक। आगे देखिएगा इसमें क्या एक पॉइंट है, बंगाल की प्रथम कार्यकारी संस्था अनुशीलन समिति, जो बरिंद्रनाथ घोष या भूपेंद्रनाथ दत्त से संबंधित है, या कुछ स्रोतों में पी मित्रा के नाम से इसके संस्थापक पी मित्रा को भी माना जाता है, लेकिन प्राइमरली हमको ये याद रखना है। नोट की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के क्या थे? आलोचक थे। जैसे स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या है, बहिष्कार आंदोलन के दौरान बलभर कपड़े जलाए गए, विदेशी कपड़े बहुत बलभर जलाए गए, तो रविंद्रनाथ टैगोर बोलते थे कि विदेशी कपड़ों को जलाना बिल्कुल मूर्खता वाली बात है। क्या है? बिल्कुल मूर्खता वाली। तो इस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के आलोचक के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बंगाल विभाजन संबंधी जो फैक्ट हैं, बंगाल विभाजन संबंधी जो कुछ
फैक्ट है उसके बारे में देख लो। यूनिक पॉइंट इसमें क्या है, जैसे बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन में हुआ और उस दिन राखी दिवस के रूप में घोषित किया गया। किसने शुरू किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो बाद में ये आगे चल कर के क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। ठीक, आगे देखिएगा वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के क्या थे? आलोचक, अभी पढ़ चुके हैं। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? माने जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया, अगर उसके बारे में बात पूछा जाए कि वह सबसे पहले किसने प्रारंभ किया, ठीक है, वह किस सिद्धांत या वह विचार किसने सुझाव दिया, तो कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है, 1905 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्वदेशी या उसके लिए रिकमेंड करने वाले। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अगर देखा जाए तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त द्वारा की गई थी। अश्विनी कुमार दत्त द्वारा स्वदेश बांधव समिति क्या है? स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त द्वारा की गई। सच कहें तो मुझे यहाँ पर क्या है, नींद आ गई, इसीलिए वो स्टेटमेंट पूरा इधर से उधर हो गया। बहुत दिन भर बाइक चला, एकदम बहुत थक गया हूँ यार। ब्रिटिश पत्रकार, एक नई एनर्जी में बोलना पड़ता है ताकि मतलब क्या है आप समझ रहे होंगे। ब्रिटिश सरकार H.W. निविंसन, ब्रिटिश पत्रकार H.W. निविंसन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम रट लीजिएगा। यह स्वदेशी आंदोलन से जुड़े व्यक्ति थे। इनकी पुस्तक क्या थी? द न्यू स्पिरिट इन इंडिया, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। यही जो थे उन्होंने क्या बनाया था? भारत माता मूर्ति। ठीक है, इन्होंने ही बनाया था जो आज आप भारत माता की मूर्ति देखते हैं। कहाँ देखेंगे आप? काशी बनारस में। जैसे ही गंगा जी स्नान करके आप पीछे से जब कॉरिडोर में जाएंगे तो जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे तो आप लेफ्ट में देखेंगे वहाँ माँ भारती की प्रतिमा है। ठीक, तो इस तरीके से आगे देखिएगा। बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया, बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया क्या थी? तो बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया में स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धियाँ, बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया। अच्छा, बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? हमारे के द्वारा बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। और स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धियाँ क्या रहीं कि स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन में अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का, इसी दौरान क्या है 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। अब ये डेट रटे रहना कि 1900 राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? 1906 में। कब की गई? 1906 में। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की। माने स्वदेशी को बढ़ावा वहीं से शुरू की जाती है। किसने किया? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने। आगे देखिए, स्वदेशी वस्तुओं की उत्पादकता में क्या करना है? वृद्धि करना है, आत्मनिर्भर बनना है, ऐसी बात कही। नोट की बात करें, क्या कर रहा हूँ यार, नोट की बात करें तो आंदोलन में किसानों व मुसलमानों की भागीदारी क्या थी? बहुत कम थी, माने सीमित रही थी। यह बात आपको रटना होगा। ठीक, अब आगे देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो देखिए कितना टाइम हो गया, अभी तो 48 मिनट हो गया। 1 मिनट यार, पानी पी लिया जाए भाई। चलिए, नए एनर्जी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात कर लें अब तो देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना का क्या उद्देश्य रहा, किसने किया, क्या इसका इम्पोर्टेंट है, सब एक ही जगह फ्लो चार्ट में दिख जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो 1906 में हुआ। डेट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रटना ही रटना है। इसका उद्देश्य अगर बात करें, किसका, इसका अगर उद्देश्य बात करें कि क्या इसका उद्देश्य था मुस्लिम लीग के गठन का, तो अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू मुसलमानों में क्या करो, फूट डालो और राज करो। तो एक अंग्रेजों का उद्देश्य था। एक मुसलमानों का क्या उद्देश्य था,
तो मुस्लिम चाहते थे कि कांग्रेस तो हिंदुओं की एक तरीके की संस्था हो गई, तो मुसलमानों के लिए भी एक संस्था होनी चाहिए। तो उन लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थापना करने की बात सोची। आगे देखेंगे तो आगा खां, क्या कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए, ठीक है, ऐसे ऊपर करते हैं। आगा खां, आगा खां के नेतृत्व में अक्टूबर 1906, एकदम रटे रहिएगा, अक्टूबर 1906 को एक शिष्टमंडल, किसके नेतृत्व में? आगा खां माने अगुआ, आगा खां माने आगे आगे अगुआ, अगुआ मतलब आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिलता है। किससे मिलता है? लॉर्ड मिंटो से मिलता है। कहाँ मिलता है? शिमला में, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो से, क्या लिख रहा हूँ, लॉर्ड मिंटो से मिलता है और कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि वो तो हिंदुओं ने अपनी एक संस्था बना ली, हमारे लिए भी बना दो। अब वो लोग यही चाहते थे कि बस राजा तुम आओ तो सही, हम तो यही चाहते हैं कि बस उनको तुम अलग समझो, अपने आप को अलग समझो, बाकी तो मुझ पर छोड़ दो, मैं क्या करूँगा। और हुआ वही आगे चल करके। और उसका असर क्या है? उस नासूर का असर आज भी आपको समाज में देखने को मिल सकता है। अब आगे देखेंगे 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। कब हुई है? 30 दिसंबर 1906 को। एग्जैक्ट डेट रखनी है तो एग्जैक्ट डेट रखनी है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में। नेतृत्व किसने किया? तो एक आगा खां अगुआ थे और एक सलीमुल्लाह खां जो ढाका के क्या थे? यह बंदा कौन था? तो ढाका का नवाब, ढाका का नवाब था, ठीक है, ढाका का नवाब, ओके, सलीमुल्लाह। तो आगा खां और सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। अब इससे और कुछ फैक्ट क्या है? इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बना? इसका प्रथम अध्यक्ष आगा खां बने और इसका संस्थापक आगा खां और सलीम उल्लाह को माना जाता है, जो ढाका के होते। इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। और मुस्लिम लीग की जो बैठक हुई, मुस्लिम लीग की जो बैठक हुई, ठीक है, वो 1908 में अमृतसर में जब हुई, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है? इन लोगों ने पृथक निर्वाचन की मांग की। और वो अंग्रेज तो कहते थे ही, वो तो चाहते थे कि बस तुम मांग करो, बाकी तो मैं तुम्हें हिंदू मुसलमान तो अलग कर ही दूंगा। बस ये लोग भी मांग किए कि हमें क्या पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया जाए, पृथक निर्वाचन दे दिया जाए। उन लोगों ने कहा तथास्तु, ठीक है। इस तरीके से मार्ले मिंटो सुधार 1919 में, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1919 में हम लोग जानते हैं कि भारत में पहली बार क्या था? अंग्रेजों के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल के रूप पृथक निर्वाचन दे दिया गया। और जिसका नासूर आज भी क्या है? बहुत जीता जागता आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। हाँ, आपसे ये मैं पूछता हूँ यहाँ पर कि आप बताना 1907 में मुस्लिम लीग की बैठक कहाँ हुई थी? ठीक, अगर आप बेहतरीन स्टूडेंट है, यहाँ तक आप देख रहे हैं, वो भी उतनी कंसिस्टेंसी से, तो आप जरूर लिखेंगे। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन की बात कर ले अब 1906 में ही, ठीक है, क्योंकि बंगाल विभाजन हो गया, बनारस अधिवेशन हो गया है, बहिष्कार आंदोलन चल रहा है। अब कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में क्या होने वाला है? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में क्या होने वाला है? तो यहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्षता को लेकर के गरम दल और नरम दल के बीच में क्या हो गया? विवाद हो गया। गरम दल चाहते थे अपना नेता बनाना, नरम दल चाहते थे अपना नेता बनाना। अंततः गरम दल और नरम दल दोनों ही किसी एक व्यक्ति की पूजा करते थे, एक व्यक्ति को दिलोजान से चाहते थे, एक व्यक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते, किसी के मन में नहीं आता था, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। उनकी पर्सनालिटी सोचो कितनी मतलब महान व्यक्तित्व रहा होगा यार, कि जो गरम दल नरम दल आपस में विवाद है, बावजूद उसके अगर दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया जाए तो न गरम दल को विवाद बुरा लगे, न तो नरम दल को। तो इनकी पर्सनालिटी देखो। तो बनारस नहीं, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किसने अध्यक्षता की? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसके बीच में विवाद हुआ ये समझ गए। और इसमें प्रस्ताव क्या पारित हुआ? देखो एक बात ध्यान रखना, अगर गरम दल नरम दल दोनों एक साथ आए हैं, वो भी लड़ाई करने के बाद, आपसी मतभेद के बाद, तो भले ही दादा भाई नौरोजी क्यों ना बने, लेकिन गरम दल की बात को भी
उस अधिवेशन में जगह जरूर दी गई होगी या दिए होंगे या देना चाहिए। तो यही देखेंगे। पारित उस समय के प्रस्ताव क्या है, तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन गरम दल और नरम दल दोनों की चाहत थी। बहिष्कार आंदोलन पुरजोर से किसका था, तो गरम दल वालों का था। राष्ट्रीय शिक्षा स्वशासन, ये सब क्या है, ये सब इस प्रस्ताव में क्या है, इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किए गए जो गरम दल के नेताओं को भी स्वीकार हो गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें यहाँ पर एक बात, तो इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कांग्रेस ने सर्वप्रथम अपने किस अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी, तो लाहौर के 1929 में। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगी कि भारत में कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई थी, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906। आपको इतना भी नहीं याद है, 1906। अब देखो, दादा भाई नौरोजी बने तब तो कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ, लेकिन अब क्या होगा, अगले साल क्या होगा, अगले साल फिर तो बम फूटने वाला है, क्योंकि अब उन्हीं को तो बार बार बना नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या है, फिर से अध्यक्षता को लेकर के गरम दल और नरम दल के बीच में बहस हो गई, और इसकी अध्यक्षता हालांकि कौन किया, रास बिहारी घोष ने किया। किसने, रास बिहारी घोष ने किया। रास बिहारी घोष ने किया, जो किससे संबंधित थे, नरम दल से। किससे थे, उदारवादी से थे। और इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि गरम दल नरम दल में क्या हो गया, आपसी मतभेद हो गया, और उस मतभेद का परिणाम ये हो गया कि कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। और उसका कारण यही था, पहला एक विभाजन कारण ये था कि स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के बाद शुरू किया गया, उसे गरम दल वाले जहाँ पूरे भारत में फैलाना चाहते थे, वहीं अंग्रेज़ों को परेशानी न हो, इसलिए क्या है, केवल वेस्ट बंगाल में नहीं, केवल बंगाल में ही उस आंदोलन को संचालित करने का निर्णय उदारवादियों का था। तो आपसी मतभेद था यहाँ। 1905 में देखें तो प्रिंस ऑफ वेल्स का गरम दल द्वारा क्या किया जाना, माने सोचो 1905 में क्या है, बंगाल विभाजन के बाद क्या है, उसी दौरान क्या है, ये प्रिंस ऑफ वेल्स आया है, और उसकी शानो शौकत में बहुत व्यापक स्तर पर पैसे खर्च किया जा रहे हैं। तो उसी का विरोध कौन कर रहा है, गरम दल। इसीलिए, और उदारवादी इसको क्या करेंगे, अच्छा नहीं मानेंगे, उनको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए कांग्रेस का विभाजन भी होगा। तो और देखिए कारण क्या था, तो गरम दल के नेता द्वारा अधिवेशन की मांग कहाँ की गई थी, नागपुर में किया गया, लेकिन हुआ कहाँ पर, ये हुआ सूरत में, जो उदारवादियों की मंशा के अनुसार था। ये भी एक कारण रहा। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, और सूरत अधिवेशन 1907 में गरम दल नरम दल का विभाजन हो गया, जो हालांकि 1916 में क्या हो जाएगा, 1916 में फिर से एक हो जाएंगे। ठीक, आगे देखिएगा, दिल्ली दरबार का आयोजन की बात करें तो दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में, दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में। तो इसका आयोजन कब किया गया, तो दिसंबर 1911 में किया गया। और उस समय कौन अंग्रेज आया था, सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा सम्राट जॉर्ज पंचम व महारानी मैरी के स्वागत में यह आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था दिसंबर 1911 में, और इसमें कुछ घोषणाएं की गई थी। क्या किया गया कि 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया, उसे क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, और उड़ीसा व बिहार को बंगाल से क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। असम में सिलहट का कुछ क्षेत्र मिलाकर के क्या है, एक अलग से प्रांत की स्थापना कर दी गई, और राजधानी अब ढाका से क्या कर दी गई, दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी गई। और 1912 में राजधानी को बदल दिया गया। ढाका से राजधानी 1912 में क्या हो गई, दिल्ली हो गई। 1912 में राजधानी ढाका से दिल्ली में हो गई। और जो बात भारतीयों में गरम दल के विचार रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं आती है, इसी के कारण क्या है, इसी के कारण एक दिल्ली षड्यंत्र केस भी होगा, जो हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर क्या है, बम फेंक दिया जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस समय दिल्ली दरबार के दौरान कौन है वायसराय, तो लॉर्ड हार्डिंग है। कौन है, लॉर्ड हार्डिंग है। अगर ये नहीं लिखा हो तो आप इसे जो है
ऐड कर लीजिएगा, बहरहाल आगे तो पढ़ लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग, तो दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया, उसके क्या आउटकम रहे वो आप देख लिए। राजधानी कैसे 1912 में ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है, ये सब आप थोड़ा सा ऐसे लिख लेना। अब देखो हम अगर कहें तो दिल्ली दरबार के संदर्भ में कुछ बातें, जैसे दिल्ली दरबार और कौन कौन से हुए, दिल्ली दरबार और कितनी बार लग चुके थे। तो दिल्ली दरबार की बात करें, ठीक है, तो कुल 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा चुका है। एक 1877 में, 1877 में उस समय कार्यकाल किसका था, तो लॉर्ड लिटन का। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से फ्रेम करके लिखा हूँ। तो लॉर्ड लिटन जो पूछे जाते हैं वो एकदम फिल्टर्ड है, बस आप ले करके प्रिंट करके रट लेना भाई। लॉर्ड लिटन था उस समय, लॉर्ड लिटन था 1877 में, और महारानी विक्टोरिया उस समय भारत आई थी और उसके स्वागत में ये सब किया गया। और साथ ही साथ क्या है, केसर ए हिंद की उपाधि, ठीक है, महारानी विक्टोरिया को दिया गया। तो पूछा जाए केसर ए हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को दिया गया, कब दिया गया, तो 1877 में। दिल्ली के कौन से दरबार में, प्रथम दरबार में। द्वितीय की बात करें तो 1903 में हुआ। कब हुआ, 1903 में सम्राट एडवर्ड सप्तम, और नहीं, सम्राट एडवर्ड जो सप्तम है उसकी ताजपोशी सोचो वहाँ नहीं, भारत में की गई, ताकि उसकी शान शौकत को देख सके इंडिया वाले कि तुम कितने इन्फीरियर हो, हम कितने सुपीरियर हैं। तो 1903 में दूसरे नंबर का हुआ। उस समय कार्यकाल किसका था, तो लॉर्ड कर्जन का था, जो 1899 से 1905 तक था, हम बता चुके हैं। तृतीय अगर दिल्ली दरबार की बात करें तो 1911 में जो कार्यकाल उस समय किसका था, तो लॉर्ड हार्डिंग, अभी बता ही दिया। तो जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आए थे, जिसमें राजधानी ट्रांसफर कर दी गई थी। अब देखो दिल्ली षड्यंत्र केस की बात कर लेते हैं, बिल्कुल क्रम से लिखा है, अच्छे से लिखा है। आप देखो, जब दिल्ली दरबार लगा तीसरे नंबर का 1911 में, तो राजधानी ट्रांसफ़र कर दी गई, ठीक है। इसी बात से बहुत नाराज़ होते हैं कौन, उग्रवादी नेता। तो दिल्ली षड्यंत्र केस कब होता है, तो दिसंबर 1912, बस इतना याद रखना, दिसंबर। लेकिन दिसंबर क्या याद रखना जरूरी है, अरे भैया बिल्कुल ज़रूरी है। मॉडर्न हिस्ट्री में तो पूछो ही मत कभी कि डेट कितनी इम्पोर्टेंट है, डेट रटनी ही रटनी है। और विकल्प मत लेना, ज़िंदगी में बहुत अच्छा करोगे यार, यूनिक बना के छोड़ना है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर क्या है, बम फेंक दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेतृत्व, इस बम फेंकने में नेतृत्व कौन कर रहा था, रास बिहारी घोष व सचिंद्र सन्याल के नेतृत्व में कौन कौन किया था, बसंत बिश्वास थे, अमेर चंद थे, अवध बिहारी थे, बाल मुकुंद थे, ठीक है। किसके निर्देशन में काम किए, रास बिहारी घोष और सचिंद्र सान्याल के, ठीक है, निर्देशन में। और यही जो बसंत विश्वास, अमेर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद हैं, इन्हें ही इस केस के दौरान क्या है, फांसी की सज़ा मिली थी, फांसी की सज़ा मिली थी। अच्छा, आप सोचोगे ये सब रटना होता है क्या, अगर आयोग का पेपर देख रहे होंगे तो उसमें सीधे पेपर में बनाया आपको मिलेगा, माने इस फॉर्मेट आपको दिख जाएगा कि दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित निम्नलिखित में कौन व्यक्ति नहीं है। तो 3 व्यक्ति दिए रहेंगे और एक नहीं, या पूछ लेगा कौन सही है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आपके सिलेबस में है। आगे देखिएगा, गदर आंदोलन या गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो 1913 में हुई स्थापना। कब हुई, नवंबर, क्या नवंबर रखना है, बिल्कुल 1 नवंबर, एकदम घूंट के पी लेना, 1 नवंबर माने 1 नवंबर 1913 को हुई। और इसका स्थान माने कहाँ इसका गठन हुआ, तो सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, कैलिफोर्निया में। इसके संस्थापक कौन है, तो लाला हरदयाल थे। और अन्य अगर बात किया जाए तो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाई गई थी, किसमें, यही गदर आंदोलन में। किसमें, गदर आंदोलन में, जिसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, ठीक। अगर अन्य प्रमुख नेता की बात करें, किसकी बात करें, अन्य प्रमुख अगर नेता की बात करें जो इससे संबंधित थे, तो रामचंद्र, भाई परमानंद, बरकतुल्ला, भगवान सिंह, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराबा और पंडित कांसीराम, ठीक। तो ये सब किससे संबंधित है, गदर आंदोलन से, ठीक है। अब एक सवाल मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ठीक है,
इन्हीं में से, है ना, आई थिंक मुझे लग रहा है यही षड्यंत्र केस था जिसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से, और ये भी आर ओ की मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, दूसरे के नहीं, ताकि आपके दिमाग में रहे और आप PYQ ढूंढें और उसमें एग्जैक्ट ये सवाल मिलेगा कि निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। नहीं है तो 3 संबंधित थे और एक नहीं वाला ऑप्शन था। जो किससे संबंधित थे वो कुछ दत्त करके थे, ऐसा कुछ नाम है उनका, ठीक है। वो किससे संबंधित हैं? वो थे रॉयल नेवी या रॉयल सेना के द्वारा जो विद्रोह किया गया था, ठीक है, उससे संबंधित व्यक्ति का ऑप्शन में नाम दिया था। तो 3 संबंधित थे और एक नहीं। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि आप इनको अच्छे से रटेंगे। अगर आयोग का पेपर देना है सिलेक्शन वाला, ठीक है, बस खाना पूर्ति वाला करना हो तो कुछ भी कर सकते हैं आप, बहुत किताबें मार्केट में हैं। आगे देखिएगा, साप्ताहिक पत्रिका की बात करें तो इस संस्था ने साप्ताहिक पत्रिका गदर निकाली। कब निकाला? तो 1 नवंबर 1913 को निकाला। और पहला इसका जो अंक था, किस भाषा में यह निकला पत्र? तो उर्दू में। किस में निकला? उर्दू में। बाद में अंग्रेजी में और आई थिंक गुजराती में भी निकला था, ठीक है। तो ये हम लोगों को रटना है। ये दोनों ही अन्य की आप जो भाषाएं हैं वो रट लीजिए, लिख लीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पूछा भी गया है, ठीक है। उस समय मेरे दिमाग में नहीं था, मैं एग्जैक्ट सर्च की करके लिख देता, क्योंकि इसके बाद अंग्रेजी और गुजराती में भी ये निकलती थी, पंजाबी। तो ये थोड़ा सा देखना है आपको। यूनिक पॉइंट देख ले, ठीक है, यूनिक पॉइंट देख ले यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ कुछ भारतीयों के द्वारा अच्छा क्या है, बेहतर क्रांतिकारी जैसा कुछ किया गया, उसके बारे में। बर्लिन में, कहाँ पर? बर्लिन जर्मनी। बर्लिन में लाला हरदयाल ने भारतीय स्वतंत्रता समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने की। कहाँ की? बर्लिन जर्मनी में। पूछेगा कि भारत से बाहर निम्नलिखित में कौन सी संस्था का स्थापना या गठन किया गया था? तो आपको ये भी याद रखना है कि बर्लिन में, ठीक है। दिसंबर 1915 को काबुल अफगानिस्तान में महेंद्र सिंह प्रताप सिंह, मोस्ट माने 100 टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दिसंबर 1915 को काबुल अफगानिस्तान में महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक अस्थायी, कैसी? एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया, ठीक है। मोहम्मद बरकतुल्लाह इसके क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं, ठीक है। तो ये समझ पा रहे हैं आप कि दिसंबर 1915 में क्या है, अफगानिस्तान में महेंद्र प्रताप ने क्या है, एक अस्थायी सरकार का गठन किया था, जिसके प्रथम PM प्रधानमंत्री कौन था? मोहम्मद बरकतुल्लाह इसके प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इसे रट लेना है। कामागाटा मारू की बात करें तो कामागाटा मारू क्या थी? तो कामागाटा मारू एक जापानी जहाज कामागाटा मारू है, ठीक है, जो गुरुदत्त सिंह ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने पट्टे पर लिया था? गुरुदत्त सिंह ने। और कुल इसमें कितने यात्री थे? 376 आदमी। और ये जा कहाँ रहे थे? तो वैंकूवर, दक्षिण पूर्व एशिया से कहाँ जा रहे थे? कनाडा के वैंकूवर में। कहाँ जा रहे थे? वैंकूवर में। लेकिन जब वैंकूवर पहुँचते हैं तो वहाँ की सेना, वहाँ के प्रशासन को क्या है, अंग्रेज़ों से अच्छी बैठती थी, अंग्रेजी शासन से। तो उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर जहाज से लोगों को उतरने ही नहीं दिया और अंग्रेज़ों को बता दिया गया। तो अंग्रेज़ वहाँ पर क्या, अंग्रेज़ अधिकारी उस जहाज़ पर बैठे, बोले अब ये जहाज़ कहीं और नहीं जाएगा, नहीं मार दिया जाएगा, बल्कि इस जहाज़ को सीधे कहाँ लाना है? सीधे लाना है कलकत्ता। कहाँ पे? कलकत्ता, ठीक है। तो इस तरीके से जब कलकत्ता पहुंचती है जहाज़, तो वहाँ पर क्या है, पुलिस से, अंग्रेजी पुलिस से झड़प होती है और उसमें क्या है, कुल 18 यात्री मारे जाते हैं। तो ये क्रम है। वापस कलकत्ता लाया गया, ब्रिटिश पुलिस से झड़प हुई, परिणाम उसका 18 यात्री मारे गए। यही फ्लो चार्ट आपको इतने अच्छे से लिखा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यात्रियों के हक की लड़ाई करने के लिए एक कमेटी बनी थी कामागाटा मारू से संबंधित। तो कौन सी थी? शोर कमेटी है। तो ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसे है ये? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इंडिया हाउस, इसके बीच में एक चीज़ देख लीजिए, इंडिया हाउस की स्थापना श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में कहाँ पर की थी? तो लंदन में, घोंट के पीलू, 1905 में की, लंदन में की। किसने की? रामकृष्ण वर्मा ने की,
ठीक है। उन्होंने क्या शुरू किया, तो होम रूल लीग माने भारतीय होम रूल सोसाइटी, भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक। इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस 1905 में इन्होंने लंदन में क्या है, इंडिया हाउस की स्थापना की। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ब्रिटेन जाने वाले जो विद्यार्थी या क्रांतिकारी हैं, कहाँ से? लंदन से, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन जाने वाले विद्यार्थियों एवं क्रांतिकारियों को आश्रय प्रदान, जो भारत से क्या है, शायद कुछ गलत तो नहीं बोल दिया था, नींद आ गई थी। भारत से क्या है, भारत से जो यात्री नहीं, क्रांतिकारी या विद्यार्थी ब्रिटेन जाते थे पढ़ने या रुकने के लिए, तो यही इंडिया हाउस क्या है, इंडिया हाउस इनके लिए क्या है, रुकने की व्यवस्था करती थी। और जो पढ़ने स्टूडेंट जाते थे, तो यही इंडिया हाउस उनको क्या है, इनको क्या है, वजीफ़ा देती थी कि ताकि बेहतर पढ़ सकें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इससे संबंधित जो क्रांतिकारी थे, इनके भी नाम आपको एकदम जुबान पर होना ही चाहिए। जिसमें कौन कौन थे? जिसमें एक PM बापट थे, B चट्टोपाध्याय थे, BD सावरकर थे, मैडम भीकाजी राम कामा थी, मदन लाल ढींगरा थे, और भाई परमानंद थे। तो भाई परमानंद तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, माने आते ही आता रहता है। ठीक है। यह संबंधित किससे है? ये इंडिया हाउस से संबंधित व्यक्ति थे। तो अगर देखा जाए मदन लाल ढींगरा के बारे में, तो मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में करजन वायली की क्या कर दिया था, हत्या कर दिए थे। करजन वायली को क्या है, वायलेट कर दिया था मार करके। किसने? मदन लाल ढींगरा ने। कब? 1909 में। क्योंकि देखो कौन किसको मारा है, बहुत ज़्यादा सवाल क्रोनोलॉजी में भी बना है। ठीक है। जैसे कर्नल वायली की हत्या, और दिल्ली षड्यंत्र माने हार्डिंग पर अटैक। ठीक है। या आप देखोगे तो दीक्षांत समारोह में बिना डिग्री लिए गोली मारने, मतलब हत्या। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके की 3-4 घटनाएं लिखी रहेंगी, उसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना रहेगा, इसीलिए रटना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यूनिक पॉइंट। ठीक। ये क्या है, मासिक पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। घोट के पी लो, बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। ठीक है। और श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? मांडवी, गुजरात में। मृत्यु कहाँ हुआ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, 1930 में। यह दोनों फैक्ट बिल्कुल याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इनकी मासिक पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थी। किसकी? श्यामजी कृष्ण वर्मा की। ठीक। आगे देखिएगा, आगे है होम रूल लीग की। होम रूल लीग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि होम रूल लीग कब आंदोलन चालू किया गया। तो यह आंदोलन चालू किया गया 1916 में। इसको घोंट के पीना है, 1916 में। अब इसकी प्रेरणा माने होम रूल लीग को स्टार्ट करने की प्रेरणा भारत में कहाँ से आई? तो आयरलैंड से आई। कहाँ से आई? आयरलैंड से। इसकी स्थापना की बात करें तो दो होम रूल लीग की स्थापना भारत में की गई। पहली जो थी वह बाल गंगाधर के द्वारा थी। कहाँ पर? वह बेलगाम कर्नाटक में बाल गंगाधर तिलक द्वारा थी। और कब की गई? अप्रैल में। कब की गई? अप्रैल 1916 में। वहीं एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में अड्यार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है। ये हमको रटना है। ठीक। इनका कार्य क्षेत्र देख लो, और इसमें देखोगे इनकी स्थापना में 6 महीने का अंतर आता है। मैं तो ऐसे ही रटा हूँ। ठीक है। पहले हमने इज्जत किसको दिया? बाल गंगाधर तिलक को। तो बाल गंगाधर तिलक वाला पहले आना चाहिए। कोई एक रट लो और 6 महीने का अंतर कर दो। ठीक है। तो आप आराम से सवाल कर पाएंगे। कार्यक्षेत्र की बात कर लें, होम रूल लीग की कार्यक्षेत्र की बात, तो दो होम रूल लीग हैं तो 2 कार्यक्षेत्र होंगे। तो तिलक का कार्यक्षेत्र क्या था? तिलक का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार और महाराष्ट्र में
बम्बई को छोड़कर महाराष्ट्र। तो इस तरीके से आपको हमको रटना है कि इनका प्रभाव क्षेत्र कहाँ था, और इन सभी को, इनके इन सभी क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी सब जगह किसका प्रभाव था भारत में, एनी बेसेंट वाले होम रूल लीग की बात थी। प्रभाव की बात करें किसका, होम रूल लीग का प्रभाव, तो प्रभाव कुछ पड़ता है, तो क्या पड़ता है वो पढ़ना है। देखिए प्रभाव, तिलक के होम रूल लीग आंदोलन का क्षेत्र क्या था, कम था, किंतु अगर प्रभाव की बात करें तो सर्वाधिक प्रभाव किसका था, ठीक है, तो तिलक वाले का। छोटा था लेकिन प्रभाव सबसे ज़्यादा इनका था। वहीं नीचे क्या है, एनी बेसेंट का आंदोलन क्या था, अधिक लोकप्रिय रहा। कैसा था, अधिक लोकप्रिय था, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा लोग थी और बहुत विभिन्न विचारों वाले इसमें जुड़ सकते थे। आगे देखिएगा कुछ यूनिक पॉइंट। यूनिक पॉइंट माने क्या होता है, यूनिक पॉइंट का तात्पर्य होता है कि बस रटना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है, चाहे जैसे बस रटना है। यूनिक पॉइंट में देखिए तो 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुणडेल तथा बीपी वाडिया को क्या है, गिरफ्तारी कर ली गई। और जिस गिरफ्तारी माने इस गिरफ्तारी से जिस सुब्रमण्यम अय्यर जो पहले आईएएस थे माने उनको सर की उपाधि दी गई थी, उस सर की उपाधि को क्या कर दिया, त्याग दिया। सुब्रमण्यम ने सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि जो उनके पास थी वो होम रूल लीग के सदस्यों को क्या किया गया, गिरफ्तार करने की वजह से छोड़ दिया गया। यूनिक पॉइंट अगला देखिए, इसमें क्या है, एनी बेसेंट के पत्र क्या थे, इनके पेशेंट उस समय पत्र इन्होंने क्या निकाला, तो दैनिक जो पत्र था इनका न्यू इंडिया था, और साप्ताहिक जो पत्र है वो क्या था, कॉमनवेल्थ। इनकी एक पत्र भी आपको रटना है। और तिलक की पत्रिका था क्या थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मराठा और केसरी। मराठा जहाँ मराठी में न होकर के अंग्रेजी भाषा में है, केसरी किस में है, मराठी भाषा में। किस में है, केसरी का संपादन इन्होंने किस में किया, मराठी भाषा में। अब एनी बेसेंट के आंदोलन से कुछ जुड़े व्यक्ति देख लो, जिससे आपको ये रटना ना पड़े कि तिलक की तुलना में एनी बेसेंट के होम रूल लीग की पहुंच ज़्यादा थी और लोकप्रिय थी। क्यों, क्योंकि लोकप्रिय नेता इससे जुड़े थे, जैसे मोतीलाल नेहरू बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और तेज बहादुर सप्रू आदि। ये किससे संबंधित थे, इससे। तो कभी इस तरीके के सवाल बने तो आप कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल इंडिया होम रूल लीग मतलब होम रूल में 1920 में अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा कर दिया। माने होम रूल लीग ने अपना क्या है, नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया, स्वराज सभा। अब हम लोग जानते हैं कि गरम दल वाले क्या है, अनुनय विनय नहीं बल्कि हक के रूप में अपने देश को क्या है, अपने देश में स्वराज की मांग करते हैं, ठीक है। तो वही है, आपको ये याद रखना है कि यही संस्था आगे 1920 में क्या हो जाएगी, स्वराज सभा के रूप में जानी जाएगी। आगे देखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 काफ़ी हद तक होम रूल लीग का परिणाम था, ठीक है। तो ये जो सुधार था उसमें होम रूल लीग की बातों को शामिल किया गया था, इसका ये मतलब है, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन, अच्छा लखनऊ अधिवेशन करके राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन की बात करें या लखनऊ समझौता कब हुआ, तो 1916 में। समझौता क्यों कहेंगे, क्योंकि इस अधिवेशन में क्या है, दो लोगों के बीच में समझौता होगा। एक एक करके पढ़ते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कहाँ हुआ, 1916 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार, बता ही चुका हूँ। समझौते की बात करें इसमें तो क्या है, पहला समझौता ये हुआ, गरम दल नरम दल के नेता एक साथ हो गए। दूसरा जो समझौता था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग कहने का मतलब एक साथ आ गए, और जब ये साथ आ गए तब होम रूल यहाँ पर क्या लिखा है थोड़ा सा देखना है, ठीक है। द्वितीय, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य
में होम रूल क्या है, तिलक व एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण। अच्छा देखो, जो मुस्लिम लीग जो गरम दल और नरम दल का मुलाकात होती है उसमें क्या है, तिलक व एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिससे गरम दल नरम दल एक साथ फिर से आ सके। और एक पॉइंट देखिए, मदन मोहन मालवीय ने समझौते का क्या किया था, समझौते का विरोध किया था, खास करके मुसलमानों का, खास करके मदन मोहन मालवीय ने समझौते का क्या किया, विरोध किया था। कुछ और तो नहीं बोल दिया भाई। आगे देखिएगा, कांग्रेस ने इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।